नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा के चुनाव नतीजे देश के मूड का रिफ्लेक्शन है। आज लगातार दूसरे दिन मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा नफरत और जहर फैलाना है। वोटों के चक्कर में कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है। मोदी ने कहा कांग्रेस कभी मुसलमानों की जाति नहीं पूछती, सिर्फ हिंदू की जाति की बात क्यों करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस सनातन से नफरत करती है क्योंकि इसमें उसको वोटों का फायदा दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी ने आज याद दिलाया कि गांधी जी ने आजादी के बाद कहा था कांग्रेस को अब खत्म हो जाना चाहिए। मोदी ने कहा कांग्रेस तो खत्म नहीं हुई, लेकिन अब देश को खत्म करने की साजिश में जुट गई है। कल चुनावों के नतीजे आने के बाद मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया था, लेकिन आज महाराष्ट्र में 10 मेडिकल कॉलेजेस के उद्घाटन के मौके पर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के प्रति कल से भी ज्यादा करारा हमला बोला। मोदी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी के विकास का एजेंडा कांग्रेस के नफरती और जहरीले एजेंडे को हराएगा। हैरानी की बात यह कि आज अनिल देशमुख, उमर अब्दुल्ला, संजय सिंह, राघव चड्ढा, अखिलेश यादव, संजय राउत और असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम नेताओं ने भी राहुल गांधी को साफ साफ और क्लियर मैसेज दिया। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथी दलों ने आज कहा कि हरियाणा में हार की वजह कांग्रेस का अहंकार है, कांग्रेस का अति आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस है, साथी दलों की अनदेखी करना है। संजय राउत ने कहा कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को गच्चा न दिया होता, मिलकर लड़े होते तो शायद नतीजे कुछ और होते। यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर में मिलकर लड़े, जीत गए। हरियाणा में कांग्रेस ने अकेले लड़ने की जिद की तो हार गई। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा हरियाणा में कांग्रेस ने जो गलती की उसका असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी दिखेगा, इसलिए कांग्रेस को वक्त रहते कोर्स करेक्शन कर लेना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस के अपने नेता भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को बीजेपी नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस ने ही हराया। लेकिन कांग्रेस हाईकमान के नेता अपनी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस को सहयोगी दल क्या समझाना चाहते हैं और कांग्रेस के नेता समझकर भी इसे समझना क्यों नहीं चाहते, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। हरियाणा असेंबली इलेक्शन में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन महाराष्ट्र में जुट गए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। मोदी ने 10 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। यह प्रोग्राम नागपुर में हुआ। इसमें सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। कहने को तो प्रोग्राम सरकारी था, लेकिन मोदी ने बात की सियासी। मोदी ने कहा बीजेपी की सरकार में जिस स्पीड से विकास हो रहा है, कांग्रेस की सरकारों के वक्त उतनी ही स्पीड से करप्शन होता था, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा विकास का नहीं, बांटने का है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का चुनावी फॉर्मूला है मुसलमानों को डराओ और हिंदुओं को बांटो। मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम जातियों की बात नहीं करती, क्योंकि इससे उसके वोट बैंक के बिखरने का खतरा होता है, लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांटती है, क्योंकि हिंदुओं की एकजुटता से कांग्रेस को डर लगता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस समाज में जहर घोलने वाली जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टी बन गई है और अब देश इस बात को समझ गया है। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो
उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। और इसके बाद मोदी ने हरियाणा चुनाव नतीजों का हवाला दिया। मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ लोग ये नैरेटिव बना रहे थे कि लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं, मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। अब उन लोगों को हरियाणा के नतीजों ने यह मैसेज दे दिया कि देश का मूड क्या है। मोदी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने लोगों को बांटने, भड़काने की पूरी कोशिश की, लेकिन दलित हो, किसान हो, नौजवान हो, कोई कांग्रेस के बहकावे में नहीं आया। हर वर्ग ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उनसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। मोदी ने आज कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले किए। कांग्रेस को सनातन विरोधी, विकास विरोधी और देश विरोधी बताया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही एजेंडा है, नफरत फैलाना। कांग्रेस
नफरत फैलाने की फैक्ट्री बन गई है, समाज को तोड़ने की साजिश कर रही है। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस और उसके अर्बन नक्सल साथियों से सतर्क रहना होगा। जिस महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, उसे सत्ता में वापस नहीं आने देना है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। मेरा पक्का विश्वास है, समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, ऐसी हर साजिश को महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। महाराष्ट्र के लोगों को देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट करना है। महाअघाड़ी महाराष्ट्र को कमजोर करके सत्ता पाना चाहती है, जबकि महायुति का संकल्प महाराष्ट्र को मजबूत बनाने का है। जिस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उसी में एकनाथ शिंदे ने ऐसी बात कह दी जिस पर नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शिंदे ने कहा, कांग्रेस के नेता कल सुबह तक जलेबी बना रहे थे, लेकिन उसे खा नहीं पाए। नरेंद्र मोदी फाइटर जेट से भी बड़े फाइटर हैं, जो दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है। एकनाथ शिंदे ने कहा, हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी मोदी का जादू चलेगा। हरियाणा में मिली शानदार जीत के लिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सचमुच जीत हो तो ऐसी हो। एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर कांग्रेस के लोग जलेबी बांटने लगे थे, उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन आखिरकार उनके अहंकार का गुब्बारा हरियाणा की जनता और मोदी जी ने फोड़ दिया। हम सभी का मानना है कि मोदी जी खुद सुखोई से भी बड़े फाइटर हैं। सारे विरोधी से वो अकेले फाइट करते हैं और अकेले जीतते हैं, और इसलिए उनका फाइटर प्लेन 140 करोड़ जनता के मन में लैंड कर चुका है। मोदी जी इस देश को हवाई जहाज की स्पीड से आसमान की ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं। मां जगदम्बा की कृपा से हमारे देश को ऐसा नेता नसीब हुआ है। इसके लिए हरियाणा में मिले शानदार जीत के लिए मैं उनका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जीत को महाराष्ट्र में भी दोहराने और मोदी जी को शानदार जीत का तोहफा देने का वादा करता हूं। आज मोदी के तेवर वही पुराने वाले थे। मोदी की आवाज और मोदी के अंदाज में एक बार फिर पुरानी खनक दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे मोदी का आत्मविश्वास अब हाई पर है। मोदी ने आज हर उस सवाल का जवाब दिया जो लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के बाद उठाए गए थे। मोदी ने जता दिया, न तो मोदी की लोकप्रियता कम हुई है, न देश का मूड बदला है, और न ही कांग्रेस बीजेपी को जीतने से रोक पाई है। मोदी की आज की स्पीच का दूसरा हिस्सा लोगों को यह बताने के लिए था कि कांग्रेस मुसलमानों के वोट पाने के लिए हिंदुओं को आपस में बांटती है, जातियों के नाम पर लड़वाती है, और यह लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटों के जातियों में बंटने के रेफरेंस में था। लेकिन आज लगा अब मोदी आश्वस्त है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।
हरियाणा में बीजेपी को सब वर्गों को वोट मिले और इससे बीजेपी में एक नया विश्वास जागृत हुआ और एंटी मोदी मोर्चे का कॉन्फिडेंस हिल गया। और ये तो मोदी ने कल ही कह दिया था कि हरियाणा के नतीजों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी, और आज वाकई में ये गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। मुंबई में मां विकास अघाड़ी के नेताओं ने कांग्रेस को आंख दिखानी शुरू कर दी। सामना में संजय राउत ने लिखा, हरियाणा में कांग्रेस के अहंकार की हार हुई है। कांग्रेस ने अलायंस पार्टियों को किनारे कर दिया। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते रहे, इसलिए हरियाणा में हारे। और फिर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इन गलतियों से बचना होगा। इसके बाद संजय राउत ने कैमरे के सामने आकर यही बात दोहराई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता ने कांग्रेस को हरियाणा में अकेले लड़ने की जिद भारी पड़ने की वजह बताई। कांग्रेस हरियाणा से सबक सीखे, ये कहा, और महाराष्ट्र में गठबंधन को मजबूत बनाए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़े, इसी में कांग्रेस और सहयोगियों का फायदा है, ये समझाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। महाराष्ट्र की बात अलग है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब है। ये एकनाथ शिंदे को भूलना नहीं चाहिए। जो वहां हो गया हरियाणा में, हरियाणा की बात हरियाणा तक रहेगी, महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में रहेगी। यहाँ आप कुछ भी करिए, आप जीतने वाले नहीं है। यहाँ हमारी आघाड़ी है, हम एक साथ है, एक साथ रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस ने शरद पवार की एनसीपी को भी हरियाणा में सीटें देने से इनकार कर दिया था, लेकिन शरद पवार कुछ ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हुए। आज शरद पवार की पार्टी के नेता अनिल देशमुख ने भी कहा, अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के लिए कुछ सीटें छोड़ देती तो नतीजा ऐसा ना होता। अनिल देशमुख ने कहा, कांग्रेस को अब अहंकार छोड़कर रीजनल पार्टियों की ताकत को समझना चाहिए। इंडिया आघाड़ी करके चुनाव लड़ना चाहिए था हरियाणा में, और इंडिया आघाड़ी के जो भी है, हमारे एनसीपी है, शिवसेना है, आप पार्टी है, इनको थोड़ी थोड़ी जगह देते तो शायद नतीजे कुछ अलग आते। लेकिन कांग्रेस ने इंडिया आघाड़ी करके उनको जगह नहीं छोड़ी, और आपको भी जगह नहीं दिया, शिवसेना को भी जगह नहीं दिया, राष्ट्रवादी को भी जगह नहीं दिया, करके शायद इस प्रकार के नतीजे आए। लेकिन इंडिया आघाड़ी करके इकट्ठा जब कोई लड़ेगा तो नतीजे अलग आ सकते हैं। करके हम महाराष्ट्र में जो गलती हरियाणा में हुई, वो गलती हम महाराष्ट्र में नहीं करेंगे। इंडिया आघाड़ी करके यहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत और अनिल देशमुख के बयानों पर बीजेपी के नेताओं ने रिएक्ट किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महायुति में तो सीट शेयरिंग 80% फाइनल हो गई है, जल्दी ही सारी पार्टियां मिलकर बाकी सीटों पर भी बात पूरी कर लेंगी। लेकिन विपक्षी खेमे में झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो लोग कल तक कह रहे थे हम साथ साथ हैं, आज वही लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हम आपके हैं कौन। याच्यावर मी काहीच बोलणार नाही, हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे। पण एक गोष्ट निश्चितपणे सांगतो, मेरा इस पर कुछ बोलना ठीक नहीं है काल क्योंकि ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कल कांग्रेस हो, हे सगळे शरद पवार गुट हो या उद्धव ठाकरे कैंप, सभी हथियार निकालकर तैयार बैठे थे कि हरियाणा में बीजेपी हारेगी तो उस पर हमला करेंगे। लेकिन उनको ये मौका नहीं मिल पाया। उन्हें पता लग गया कि देश का मूड क्या है। कल तक एक साथ रहकर हम साथ साथ हैं बोलने वाले, आज हम आपके हैं कौन बोलने लगे हैं। है कौन कसे म्हणायला लागले हे तुम्हाला पाहायला मिळतं। संजय राउत के बयान पर बीजेपी और महायुति के दूसरे नेताओं ने चुटकी ली तो कांग्रेस ने संजय राउत के बयान पर नाराजगी जाहिर की। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, संजय राउत इस तरह खुलेआम कांग्रेस का अपमान न करें, संजय राउत को संभल कर बोलना चाहिए। नाना पटोले ने कहा, वो ये मामला
महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग में उठाएंगे। बिल्कुल आपत्ति है। आज बिल्कुल चर्चा होगी और बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये हमारी भूमिका है। बिल्कुल हम आज चर्चा करें। कोई भी हरियाणा और महाराष्ट्र, ये दोनों राज्यों की राजकीय भूमिका अलग है। महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा है, और महाराष्ट्र लोकसभा में भी जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हमारा हुआ था, उससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन हमारा महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में होगा। संजय राउत नगर सेना ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है कहीं न कहीं। वो देखो, वो कौन से आधार पे उनने लिखा है, क्या है। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है, हमें क्या पता। हरियाणा के चुनाव नतीजों का एक और आफ्टर इफेक्ट महाराष्ट्र में दिखाई दिया। अब तक महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कहने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने आज अचानक महाराष्ट्र की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, वो सारे उम्मीदवार मुसलमान हैं। कांग्रेस के बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स पार्टी छोड़कर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी में चले गए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस मुसलमानों को नेतृत्व नहीं देना चाहती, सिर्फ वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल करती है। पिछले 2 हफ्तों से मुंबई में सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग्स हो रही थी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही थी, लेकिन हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने बाजी पलट दी। कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर अब काफी कम हो गई। अब उद्धव ठाकरे इस बात का प्रेशर बनाएंगे कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए, चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा जाए। आज मुंबई में शिवसेना की तरफ से इस तरह के पोस्टर भी लग गए। महाविकास आघाड़ी में दूसरे ज्यादा सीटों की मांग करेंगे। संजय राउत और अनिल देशमुख का बयान, प्रकाश अंबेडकर के उम्मीदवारों की लिस्ट इसका सबूत है। ये सब मिलकर कांग्रेस को यह बताएंगे कि कांग्रेस की ताकत इंडिया गठबंधन से है। अलायंस के बगैर कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। हरियाणा के चुनाव के नतीजों का असर दिल्ली की सियासत पर भी दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा, हरियाणा में जो हुआ उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को समझ लेना चाहिए कि बीजेपी को अकेले हरा पाना उसके बस की बात नहीं। संजय सिंह ने कहा, कांग्रेस जब लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस के साथियों के साथ मिलकर लड़ी, उसका फायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस को यह कंफ्यूजन हो गया कि 99 सीटें उसे अपने दम पर मिली हैं। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस से अलायंस करना चाहती थी, मिलकर लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने फोन उठाने भी बंद कर दिए। अब नतीजा कांग्रेस के सामने है। हरियाणा में किसकी सरकार बननी थी? कांग्रेस पार्टी की। मुख्यमंत्री किसका बनना था? कांग्रेस पार्टी का। सबसे ज्यादा प्रबल संभावना किसकी थी जीतने की? कांग्रेस पार्टी की। तो हम तो कह रहे थे भाई आप समझौता कर लीजिए, आप सरकार बनाइए। और 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो एक कुशासन की बात हरियाणा के लोगों के मन में है कि ये बीजेपी का कुशासन हटना चाहिए, उसमें हमको साथ में लीजिए, मिलकर इनको हराते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने समझौता नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज मांग रहे थे जो कि वो उनके लिए देना असंभव था। बहुत ही कम सीटें मांग रहे थे। अच्छा चलिए, मुझे आप छोड़िए, जो अखिलेश यादव जी की पार्टी के बारे में तो शायद 1 ही 2 सीट मांग रहे थे। तो आम आदमी पार्टी भी कुछ भी ऐसा, और लगभग सारी बातचीत फाइनल हो चुकी थी, सब कुछ फाइनल हो चुका था, और उसके बाद फोन उठाना ही बंद कर दिया, कोई बातचीत ही बंद कर दी इन लोगों ने अचानक। अगर मिलकर लड़े होते तो निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। संजय सिंह की यह बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि 5 सीटें कम से कम ऐसी हैं जिन पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की वजह से कांग्रेस की हार हुई। कांग्रेस के नेताओं को असल में यह लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस की मदद से पैर जमाना चाहते हैं, बाद में अपनी अलग ताकत दिखाएंगे। कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि हवा उसके पक्ष में है,
इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने आखिरी वक्त तक आम आदमी पार्टी को लटकाए रखा। ऐन मौके पर अलायंस से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के पास इतना टाइम भी नहीं बचा कि वो चुनाव की तैयारी कर सके। तो भी केजरीवाल नाराज थे। उन्होंने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। केजरीवाल का तो खाता नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस का डब्बा गोल हो गया। इसीलिए अब संजय सिंह और राघव चड्ढा राहुल गांधी को एकता की ताकत का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि दिल्ली में कोई अलायंस नहीं होगा। यहां दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। हरियाणा के चुनावी नतीजों का असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी नजर आया। यूपी की 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, काफी क्रूशल है। और आज अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बात किए बगैर 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हालांकि बाई इलेक्शन में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस की समाजवादी पार्टी से बात चल रही थी, लेकिन आज अखिलेश यादव ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए जिन पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। कांग्रेस 10 में से 5 सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव 2 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। इस पर बात अटकी हुई थी, लेकिन जैसे ही कल हरियाणा के चुनाव नतीजे आए तो आज अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का एक तरफा ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी और मंझवा सीट पर अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। इनमें से प्रयागराज की फूलपुर सीट और मिर्जापुर की मंझवा सीट, ये दो वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है। अखिलेश यादव के इस एक तरफा ऐलान से कांग्रेस नाराज है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2 टूक कह दिया कि हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। फिर भी समाजवादी पार्टी यूपी के बाई इलेक्शन में कांग्रेस को 2 सीटें देने को तैयार है। अब फैसला कांग्रेस को करना है। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा, उन्हें उम्मीद है बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के जो लोकसभा के अभी चुनाव हुए थे, इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी और यहाँ पर इनके विधायक सांसद हो गए थे। उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और 4 सीटें जो बाकी हैं उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है बातचीत चल रही है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस जो है इस पर मान जाएगी। हालांकि हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 1 सीट भी दी होती तो आज हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन गई होती। लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ बात करके उनको सीटें देने तैयार है और हमें विश्वास है कि भाजपा को हराने के लिए, गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए कांग्रेस और जो है गठबंधन में शामिल रहेगी। समाजवादी पार्टी के ऐसे तेवर देखकर कांग्रेस के नेता परेशान तो हैं, लेकिन फिलहाल संभल कर बोल रहे हैं। यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सिर्फ इतना कहा, फिलहाल तो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन बना हुआ है, आगे क्या करना है इसका फैसला पार्टी लीडरशिप लेगी। अब जो चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसको तय करके करेंगे। आप उसको मानेंगे? अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव? राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। आगे जो गठबंधन क्या गठबंधन बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। अब उस पर तय कर रहे हैं भाई, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय ले रहा है, निर्णय बताएंगे सारी बात। नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया क्या? निश्चित तौर से सब लोग मिलकर लड़ेंगे और दमदारी से लड़ेंगे, चिंता मत। अब अजय राय भी कहें तो क्या कहें, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। लेकिन यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने माना कि समाजवादी पार्टी ने बाई इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट कांग्रेस से बात किए बगैर जारी की। अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन आगे क्या होगा ये अभी बताना मुश्किल है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस नेतृत्व का बहुत स्पष्ट इसमें मत है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के 10 सीटें लड़ेंगे और मिलकर आपसी समन्वय से इन 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। जहां तक रही बात सीटों के अनाउंसमेंट की और चुनाव लड़ने की, तो इस पे इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहर्ष स्वीकार करेगी। क्या कोई गुंजाइश अभी भी बची है 6 सीटों के ऐलान के बाद? संभावनाएं हमेशा आखिर तक रहती हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता। अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव के वक्त ही एहसास हो गया था कि उत्तर प्रदेश में अलायंस का फायदा समाजवादी पार्टी को कम और कांग्रेस को ज्यादा हुआ। मध्य प्रदेश चुनाव में भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अपमानित किया था। हरियाणा के इलेक्शन में एक भी सीट देने से इनकार कर दिया और यूपी के बाई इलेक्शन में कांग्रेस 10 में से 5 सीटों पर दावेदारी कर रही थी। अखिलेश यादव कांग्रेस को जवाब तो देना चाहते थे, लेकिन शायद सही मौके का इंतजार कर रहे थे। अखिलेश समझते हैं वो बीजेपी का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, इसलिए कांग्रेस को साथ रखना जरूरी है, लेकिन साथ साथ वो ये जानते हैं कि कांग्रेस को हैसियत दिखाना भी अब जरूरी हो गया है। अब तक तो उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। हरियाणा के चुनाव नतीजों ने अवसर दे दिया और अखिलेश ने उसे लपक लिया। आज मौके पर चौका असदुद्दीन ओवैसी ने भी लगाया। राहुल गांधी हर चुनाव में ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लगाते हैं, मुसलमानों का वोट बांटकर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाते हैं। आज ओवैसी को मौका मिला। ओवैसी ने कहा कि हरियाणा में तो उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, फिर कांग्रेस क्यों हार गई? बीजेपी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर कांग्रेस क्यों हार गई? ओवैसी ने कहा हकीकत है कि कांग्रेस अपने अंदरूनी झगड़ों और अहंकार के कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हारी और अब हरियाणा में भी उसका बुरा हाल इसीलिए हुआ। हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़े रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? मेन अपोजिशन तो आप ही है वहां पर, मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही है। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहां से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहां पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई, तो ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है। इनएफिशिएंसी इतनी ज्यादा थी वहां पर, तब भी फायदा नहीं उठा सकी कांग्रेस पार्टी से। ये ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना, तो वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। ओवैसी के सारे सवाल जायज हैं। हरियाणा में ओवैसी की पार्टी नहीं थी, फिर कांग्रेस क्यों हारी? लेकिन समझने की बात है कि हरियाणा में मुसलमानों का एक मुश्त वोट कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने हरियाणा में मुस्लिम बहुल इलाकों में 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और तीनों जीते, तो मुस्लिम इलाकों में स्ट्राइक रेट 100% है। बीजेपी ने भी 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, दोनों हार गए, स्ट्राइक रेट 0 निकला। मुसलमानों का वोट तो कांग्रेस को मिला, लेकिन कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, ब्राह्मणों और पंजाबियों के वोट नहीं मिले। कांग्रेस मुस्लिम और जाट वोटों के 32% के सहारे खड़ी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने 68% नॉन जाट वोट को एकजुट करने का दांव खेला। बीजेपी का यह दांव सफल हुआ, लेकिन कांग्रेस अभी भी यह मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें जनता ने नहीं, ईवीएम ने हराया। आज कांग्रेस के नेता यही शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचे। कांग्रेस से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी शिकायतों का पूरा पुलिंदा लेकर चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे। आरोप लगाया कि कम से कम 20 असेंबली सीटों पर गड़बड़ की गई। कांग्रेस की तरफ से दी गई रिटर्न कंप्लेंट में यह आरोप लगाया गया है कि हरियाणा के 20 असेंबली स्टेशंस में
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैटरी 99% चार्ज मिली, जबकि बाकी असेंबली सेक्शंस में ईवीएम की बैटरी केवल 60 से 70% तक चार्जिंग शो कर रही थी। कांग्रेस से ज्यादा चार्जिंग वाली मशीनों को सील करके उनकी जांच कराने की मांग की है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के नतीजों से हैरान है, वो अपनी हार पर यकीन नहीं कर पा रही। हुड्डा ने कहा उन्हें आशा थी कि वो जीतेंगे, अब आशंका है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, जानबूझकर वोटों की गिनती में देर की गई, इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी जांच कराने की मांग की है। जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस जाती है। अरे डाउट क्रिएट किए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष ने बताई कंप्लेंट है 30 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती कीजिए, कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई, ऐसे कई कंप्लेंट हमें दी है और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं। इलेक्शन की वोटिंग मशीन कैसे काम करती है, इसे साधारण भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह होती है। हर मशीन स्टैंड अलोन होती है। ईवीएम मशीन का इंटरनेट से, ब्लूटूथ से या किसी वायरलेस से कोई कनेक्शन ना होता है ना हो सकता है। हर मशीन अपने आप में एक अलग एंटिटी होती है, इसीलिए उसे हैक नहीं किया जा सकता। जहां तक सॉफ्टवेयर का सवाल है, ईवीएम मशीन की कंट्रोल यूनिट का प्रोग्राम एक माइक्रोचिप में होता है और पोलिंग के बाद जब मतदान अधिकारी क्लोज बटन दबाकर ईवीएम को बंद कर देता है, उसके बाद इससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जहां तक बैटरी का सवाल है, ईवीएम एक साधारण बैटरी से चलता है। ईवीएम की बैटरी का पावर पैक अलग होता है। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि बैटरी की खपत इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस मशीन से कितनी मॉक पोलिंग हुई, और दूसरी बात यह कि कैंडिडेट या उसके रिप्रेजेंटेटिव के सामने जब मशीन सील की जाती है तो बैटरी कितनी है यह भी फॉर्म में लिखा जाता है। इसलिए ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है, ये बात गले से नहीं उतरती। तो भी क्योंकि कांग्रेस ने शिकायत की है, इलेक्शन कमीशन को शिकायत की डिटेल में जाकर उसका सिलसिलेवार जवाब देना चाहिए। लेकिन मजे की बात है कि इलेक्शन कमीशन कोई जवाब दे, इससे पहले ही हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं ने हार की वजह बतानी शुरू कर दी है। हरियाणा में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हारे हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस की हार तो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हुई। आसान सीट से चुनाव हारने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी ने कहा, भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने पार्टी का सत्यानाश कर दिया। आसांद कांग्रेस की सबसे सेफ सीटों में से एक थी। राहुल गांधी ने हरियाणा में अपना चुनाव प्रचार इसी सीट से शुरू किया था। फिर भी शमशेर सिंह गोगी बीजेपी के योगेंद्र राणा से 2306 वोटों से हार गए। शमशेर सिंह गोगी ने कहा, कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं, हुड्डा कांग्रेस ने हराया, क्योंकि हुड्डा और उनके नजदीकी लोगों ने यह नैरेटिव बनाया कि सरकार कांग्रेस की नहीं भूपेंद्र हुड्डा की बनेगी। गोगी ने कहा कि हुड्डा ने कुमारी सैलजा को साइडलाइन कर दिया, इसका भी कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। हुड्डा कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। जब आप ये कहोगे भी कांग्रेस की सरकार नहीं हुड्डा सरकार आएगी, तो नैरेटिव बदल जाएगा ना। तो जब वो नैरेटिव बदला तब पोलराइजेशन होगी। किसी किसी व्यक्ति के नाम से ही पोलराइजेशन होती है, तो वही हुआ है। जाट वर्सेज नॉन जाट नहीं हुआ। जब हुड्डा कांग्रेस आई तब हुआ, यानी कांग्रेस ने हुड्डा नाम पे हुआ। लोगों को ये कहा गया भी ये बनेंगे तारे, फिर क्या होगा, तो समझाया गया उनको। अगर कांग्रेस होती तो उसमें सारे लीडर होते जितने कांग्रेस के लीडर हैं, और सारे आपस में कोई डिस्कशन होती, स्ट्रेटजी बनती। यहाँ तो एक ही तरफ का काम था। बाबरिया जी बैलेंस थोड़ी करते थे, वो तो लड़ाई करवाते थे। उनका भी सत्यानाश करने में उनका भी हाथ है।
शैलजा जी को चेहरा बेशक ना बनाओ, लेकिन अगर शैलजा जी को यही कह देते कि तुम उकलाना से इलेक्शन लड़ लो, इतने में ही कांग्रेस की बहुत बढ़ोतरी हो जाती। ये मेरी अपनी पर्सनल राय। अगर शैलजा जी इलेक्शन लड़ रही होती तो ये मैसेज जाता ना भी ये भी चीफ मिनिस्टर बन सकती है। आपने तो उसको पिछली सीट पे बैठा दिया जहां से दिखाई भी ना दे। कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। हुड्डा कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। कांग्रेस तो कभी हारती नहीं। कांग्रेस के अंदर कई तरह की कांग्रेस होती है, वही करती है काम सारे। अंबाला कैंट सीट से हारे कांग्रेस के उम्मीदवार परमिंदर सिंह परी ने भी इसी तरह की बात की। परमिंदर सिंह ने कहा कि हुड्डा कांग्रेस के बजाय खुद को जिताने में लगे थे। परमिंदर ने कहा हुड्डा ने पार्टी के कई नेताओं को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़वाया, उनके लिए बैटिंग की। नतीजा यह हुआ इन्हीं इंडिपेंडेंट की वजह से कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव हार गई। परमिंदर सिंह ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा चाहते ही नहीं थे कि कांग्रेस को बहुमत मिले, इसीलिए उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों को निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतारा। कांग्रेस उम्मीदवारों के बजाय अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश की, जिससे इन्हीं निर्दलियों की मदद से बाद में सरकार बनाई जाए और हुड्डा खुद मुख्यमंत्री बन जाएं। परमिंदर सिंह ने कहा इसी चक्कर में कांग्रेस की लुटिया डूब गई। न निर्दलीय जीते, न कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, बाजी बीजेपी ने मार ली। हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस को चाहती थी। ये कहीं ना कहीं भीतर घात का जो शिकार बनाया गया, उसमें मैं भी एक हूँ। एक ही छत के नीचे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही छत के नीचे फादर भी रहते हैं, उनकी बेटी भी रहती है, एक ही एड्रेस के नीचे रहते हैं। एक आज़ाद बतौर आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं और एक कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं। एक परिवार की मंशा थी, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे कि हम हरियाणा में कांग्रेस की कम सीटें आई और आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हैं कि भी आज़ाद उम्मीदवार को लेके हम मुख्यमंत्री बने हैं। जो उनकी मंशा थी, एक बहुत पुरानी कहावत है, जो जिसके लिए खड्डा खोता है उसके खड्डे में खुद गिर जाता है। आज वो देखने को मिला, वो सत्य साबित हुआ कि जो सोच उनकी थी, आज जिस खड्डा खोदा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, आज स्वयं वो उस खड्डे में गिर गए। मुख्यमंत्री का चाव उनका वहीं का वहीं रह गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बिल्कुल क्लियर, मैं तो क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ। कुमारी शैलजा जी को नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी गलत साबित हुआ। कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवारों का खुलासा हैरान करने वाला है। अब भूपेंद्र हुड्डा को जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि बात तो सही है कि राहुल गांधी ने हरियाणा के बारे में सारे फैसले भूपेंद्र हुड्डा की सलाह से किए। रणनीति हुड्डा के हिसाब से तय की गई। टिकटों के बंटवारे में हुड्डा की काफी चली। राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा को भले ही औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट न किया हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वही चेहरा थे, ये सबको पता था। कुमारी शैलजा इसीलिए नाराज होकर घर बैठ गई। रणदीप सुरजेवाला कैथल के बाहर कैंपेन करने नहीं गए। लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा ईवीएम को कांग्रेस का दुश्मन साबित करने की कोशिश में लगे हैं। पर नोट करने वाली बात यह है कि आज जब कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचा, तो उस डेलीगेशन में भी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला शामिल नहीं थे। हरियाणा के चुनाव के नतीजों पर आज रॉबर्ट वाड्रा भी बोले। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा हरियाणा का नतीजा हैरान करने वाला है। अब पार्टी हाईकमान हार के कारणों का पता लगाएगी। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो राजनीति में आकर कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। बीजेपी के नेता चुनाव में उनके ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं। अगर वो पार्लियामेंट में होंगे तो आरोपों का जवाब सही तरीके से दे पाएंगे। गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है जो बीजेपी को जवाब दे सकती है और एकजुट होने में ही फायदा है और जरूर देश का फायदा है। मेरा जो सोच था कि मैं लोगों के बीच में रहूं, अपने सेवा करता रहूं और पूरे देश का दौरा लगाऊं और समझूं लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या किसी पार्टी की भी सरकार हो, पर लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको समझने में मेरा खुशी है। और तभी मैं सोचूंगा कि राजनीति में मैं क्या बदलाव ला सकता हूं। जब सही समय होगा, जो लोग चाहेंगे कि मैं राजनीति में हूं, मैं भी भाग लूं और मैं संसद में हूं, तो हाँ, मैं अपनी एक तो सेवा बड़े पैमाने पे कर पाऊंगा,
जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं या बेबुनियाद कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, चाहे वो प्रचार के टाइम करें या कोई इलेक्शन के टाइम करें, मैं उसका जवाब अगर मैं संसद में होता हूं तो बड़े पैमाने पे क्लियर तरीके से दे पाऊंगा। और मैं हर रोज सीख रहा हूं, हर रोज लोगों के बीच में होता हूं, उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढता हूं अपने तरीके से। रॉबर्ट वाड्रा की बातें सुनकर एक बात तो क्लियर है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्लियामेंट में आने के लिए बहुत उत्सुक हैं और वो बार बार इस बात के संकेत देते हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें मौका नहीं देती। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी रॉबर्ट वाड्रा ने संकेत दिए थे कि वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि उनमें कांग्रेस का भला करने की क्षमता है, लेकिन परिवार उन्हें चांस नहीं देता, इसकी उन्हें शिकायत भी है। हरियाणा के चुनाव में खास तौर पर रॉबर्ट का इंटरेस्ट था, क्योंकि कई बार चुनाव में उनके नाम का जिक्र होता था। अब वो चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट में जाएं और सारे आरोपों के जवाब दें। थोड़े दिन बाद रॉबर्ट वाड्रा अपनी वाइफ के लिए वायनाड में कैंपेन करते नजर आएंगे, लेकिन उनकी असली इच्छा तब पूरी होगी जब वो खुद पार्लियामेंट में आएंगे। अब ये तो आपने देख लिया कि कांग्रेस के नेता हरियाणा में हार की वजह खोज रहे हैं, कोई ईवीएम में और कोई हुड्डा में। लेकिन बीजेपी के नेता फिलहाल लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे, नरेंद्र मोदी से मिले। इस मीटिंग में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के घर से निकलने के बाद नायब सिंह सैनी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। ये इस बात के संकेत थे कि नायब सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। शाम को जब सैनी से पूछा गया शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, शपथ ग्रहण कब होगा, ये सारे फैसले पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा और जो उसमें फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन आज 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। हिसार सीट से जीती इंडस्ट्रियलिस्ट सावित्री जिंदल, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की गन्नौर सीट से जीते देवेंद्र काद्यान और झज्जर की बहादुरगढ़ सीट से जीते राजेश जून। तीनों एमएलएज ने हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी बिप्लब देव से मुलाकात की और उसके बाद उन्हें कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर भरोसा है, वो बीजेपी की सरकार को सपोर्ट करेंगे। तीनों विधायकों ने कहा उन्होंने समर्थन के बदले कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को सपोर्ट दिया। मैं तो सिर्फ और सिर्फ हिसार का विकास चाहती हूँ, तो हिसार के विकास के लिए मेरा हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर बने, उसके लिए मैं समर्थन देती हूँ। तो समर्थन देती हैं आप? बिल्कुल, मोदी जी की सरकार को समर्थन देती हूँ, क्योंकि मेरा हिसार बहुत सुंदर और पूरे सब लोग जाने हिसार को बहुत सुंदर बने। ये तो करीब करीब तय है कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण की तारीख तय होनी है। कहा जा रहा है कि दशहरे को शपथ ग्रहण समारोह होगा। जहां तक निर्दलीय विधायकों के सपोर्ट का सवाल है, तो सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल पहले से ही बीजेपी में है। देवेंद्र काद्यान भी पहले बीजेपी में थे। ये दोनों टिकट न मिलने के कारण इंडिपेंडेंट लड़े थे। अब चुनाव के बाद फिर से बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आज दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के बंगले को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। आज मुख्यमंत्री आवास को पीडब्ल्यूडी विभाग ने सील कर दिया। 2 दिन पहले इस बंगले में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का सामान शिफ्ट किया गया था। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री का सरकारी घर खाली किया तो हैंडओवर ठीक तरीके से नहीं किया, नियमों का पालन नहीं किया। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का सरकारी घर खाली करने के बाद घर की चाबी हैंडओवर तो की, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे वापस भी ले लिया। इसलिए घर को हैंडओवर करने का जो प्रोसेस होता है वो पूरा नहीं हो पाया। घर खाली करने के बाद वहां क्या सामान है, क्या सामान नहीं है, इसकी लिस्ट नहीं बन पाई। इसलिए पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री कार्यालय के 3 अधिकारियों को इस मामले में नोटिस भेजा
और पूछा सीएम आवास की चाबी पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं सौंपी गई। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले में पहुंचे और उसे सील कर दिया। पीडब्ल्यूडी के इस एक्शन को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी की साजिश करार दिया। आज भाजपा की मानसिकता, जो महिला विरोधी मानसिकता है, वो फिर से सबके सामने है। एक महिला मुख्यमंत्री का सम्मान उन्होंने नवरात्र के ड्यूरेशन में बाहर कर दिया। 4 तारीख को बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री ने कीज हैंडओवर की थी सेक्शन ऑफिसर मुकेश शर्मा जी को पीडब्ल्यूडी के। उसके बाद पूरी कार्रवाई हुई, एनओसी हुई, बकायदा उस हिसाब से सारा कुछ कार्रवाई सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया। और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री आवास में ही रहेगा ना। अगर एलजी इतना चाहते हैं कि कोई भाजपा नेता वहां रहे तो चुनाव लड़े, चुनाव लड़के फिर से मुख्यमंत्री आवास में रह सकते, ऐसे नहीं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में आखिर ऐसे कौन से राज हैं जिन्हें केजरीवाल जनता से छुपाना चाहते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अगर नियमों की अनदेखी के कारण पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया तो इसमें गलत क्या है। एक सरकारी नियम है कि जब भी कोई सरकारी बंगला किसी को दिया जाता है तो जो बंगला खाली कर रहा है वो बंगला किस हालत में छोड़ के गया उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और जब वो रिपोर्ट सबमिट होती है उसके बाद विभाग चेक करता है कि इस प्रॉपर्टी में किसी तरह का नुकसान तो नहीं किया गया। जैसे यूपी में हमने उदाहरण देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री जब गए तो टूटी और एसी भी निकाल के ले गए थे। तो ये सरकारी विभाग को चेक करना होता है, वो यहाँ किया नहीं गया। बिना उस चेकिंग के चुपचाप वो चाबी नई जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार लेना, उनको पकड़ा दी गई। ऐसा नहीं होता कि वो कह रहे हैं आतिशी को बंगला दे दिया। ये कोई डीटीसी की बस नहीं है कि आप आएंगे रुमाल रख दिए कि ये सीट मेरी है, ऐसे नहीं होता है जी। सरकारी कायदे कानून है, सबको मानना पड़ेगा। दिल्ली में केजरीवाल का यह घर जब से बना है तब से उनके और उनके पार्टी के लिए पनौती बना हुआ है। पहले से शीश महल बताया गया, घर के पर्दों से लेकर टॉयलेट सीट तक के सारी डिटेल पब्लिक डोमेन में आ गई। घर की तस्वीरें लोगों को देखने को मिली। केजरीवाल के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। फिर इसी घर से केजरीवाल को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल भेजा गया। जब किसी तरह उन्होंने इस घर से पीछा छुड़ाया, इसे खाली किया, तो यह घर नई चीफ मिनिस्टर आतिशी के लिए मुसीबत बन गया। अब लगता है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी को इस घर से दूर ही रहना चाहिए, वही अच्छा होगा।